तीसरा नंबर का प्रश्न है, अवस्था समीकरण का अर्थ समझाइए, इसके उदाहरण लिखिए। तो देखो, ऊष्मागतिकी चरों के बीच संबंध बताने वाला जो समीकरण होता है उसको अवस्था समीकरण कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं, है ना। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता हो। यदि ऊष्मा देते हैं तो आयतन बदलता है ना। जैसे मान लो भाप है, यदि इतनी जगह में गर्म कर दो तो भाप क्या होगी, फैलेगी, तो उसका क्या बदल गया, आयतन बदल गया। गर्म करोगे तो ताप बदलेगा, गर्म करोगे तो दाब बदलेगा, है ना। तो वही है जो इसमें सूत्र में आता है कि यहाँ पर उसकी ऊष्मा हो गया, आंतरिक ऊर्जा हो गई, दाब हो गई, आयतन हो गया। इस तरह के जो संबंध होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अवस्था समीकरण। तो क्या है, ऊष्मागतिकी चर के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को क्या कहेंगे, अवस्था समीकरण। यदि चर नहीं लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये आयतन, दाब, ताप, आंतरिक ऊर्जा में संबंध बताने वाले समीकरण को हम क्या बोलेंगे, हाँ, अवस्था समीकरण। तो देखो, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, इसमें दाब आ गया, आयतन आ गया, आंतरिक ऊर्जा आ गई, ये भी कैसा है, अवस्था समीकरण। ठीक है। फिर यहाँ ये पी वी इक्वल टू एन आर टी पढ़े, आदर्श गैस समीकरण। आयतन आया, दाब आया, ताप आया, और ये तो नीतांक है, ये भी क्या कहलाया, अवस्था समीकरण। यहाँ भी जो है, इनमें यदि ये आदर्श गैस के लिए है, ये वास्तविक गैसों के लिए है। वास्तविक गैसों में पी के साथ ए प्लस वी स्क्वायर और भी के साथ माइनस बी हो जाता, बाकी तो वही रहता। ये भी कैसा कहलाया, अवस्था समीकरण। तो जब अवस्था समीकरण आए तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना है, अवस्था समीकरण क्या है, जो ऊष्मागतिकी चरों के बीच क्या होता है, संबंध। और एक बार आदर्श गैस समीकरण लिख दो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिख दो, और जो वान डेर वाल का समीकरण होता है उसको लिख दो। जो नीचे था वो वान डेर वाल का समीकरण था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं तापीय संतुलन किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो है, जो ताप का प्रवाह है, ऊष्मा का प्रवाह है, उच्च ताप से कहाँ की ओर होता है, निम्न ताप की ओर। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का ताप समान ना हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, तापीय संतुलन। ठीक है। जैसे मान के चलो कि मुझे आप ऐसे टच करके छू रहे हो, सर जी आपका हाथ गर्म है ना। आप 10 मिनट तक आप पकड़े रहोगे, कुछ देर बाद लगेगा ना यार गर्म है ना ठंडा है, मतलब ये हो गया कि दोनों का ताप क्या हो गया, समान हो गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तापीय संतुलन कहेंगे। ठीक है। तो जब यही है कि जो ऊष्मा का प्रवाह होता है, कहाँ से होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कब तक होता है, जब तक कि ताप समान ना हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, तापीय संतुलन। ठीक है। अभी आपको थोड़ा मौसम जो है ठंडा ठंडा लग रहा है, कुछ समय बाद जो है आप बनियान में आ जाओगे, ठीक है ना मौसम ठंडा लगेगा ना गर्म लगेगा, क्योंकि आपके शरीर का ताप और बाहर का ताप क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। तब हम किस संतुलन में हो गए, तापीय संतुलन में हो गए, जब दोनों ताप एक जैसे हो जाए। ठीक है। हाँ जी, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो जो सूत्र था उसके हिसाब से हमको शब्द बनाना है। ये सूत्र है, ये निकाय को दी गई ऊष्मा, उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। यही इसका नियम कहलाता है, यही शब्दों में लिखा है। ठीक है। कि किसी निकाय को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, जो शेष ऊष्मा बचती हो किसमें जाती है, कार्य में जाती है। ठीक है। और वो भी नहीं लिखना है तो सीधे लिखना, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और उसके द्वारा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। ये प्रथम नियम कहला गया। तो सूत्र से भाषा बना लेना। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो 7वां प्रश्न है, यह ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कथन लिखिए। तो यहाँ पर दो कथन है, एक केल्विन प्लांक का कथन है और एक क्या है, क्लॉसियस का कथन है। ये कथन क्या कहता है, कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जो गर्म ऊष्मा भंडार से अवशोषित समस्त ऊष्मा को कार्य में बदल सके। इसका मतलब यह है कि जितना हम ऊष्मा देंगे वो पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में बदल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ ऊष्मा उसके प्रोसेस में जाएगी। जैसे हम लोग खाना खाए, मान लो हम खाना खा लिए 1000 जूल के बराबर का खाना खा लिए, तो मुझे लगता है कि यार मैं 1000 जूल का खाना खाया हूं, तो आज मैं जो है 10 बाई 10 का गड्ढा खोद कर रहूँगा, दिन भर सारी ऊर्जा उसमें लगा दूंगा। लेकिन उतना नहीं खुदरता है। बाकी कहाँ गई, हमारे शरीर की भी तो प्रोसेस चल रही है, उसमें भी खर्च होगी। तो मतलब यह है कि जितनी ऊष्मा होती है हम उसको पूरा का पूरा कार्य में नहीं बदल सकते। तो यही है केल्विन प्लांक का वो कथन कि कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है कि जो समस्त ऊष्मा को किस में बदल सके, कार्य में बदल सकते। ठीक है। और ये क्लॉसियस का कथन है कि कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जो ठंडे ऊष्मा भंडार से गर्म की ओर प्रवाहित कर सकते। गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा आ सकती है,
लेकिन ठंडे से गर्म की ओर नहीं जा सकती। मतलब ये है, यदि इस पेन को मैं यहाँ लुढ़काऊं तो ये अपने आप नीचे जा सकती है, लेकिन अपने आप ऊपर नहीं आ सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा है, ये समझो कि जैसे हम लोग खाना पकाते हैं तो नीचे आग जलाते हैं और ऊपर मान लो उसके ऊपर एक गंजी लिए, उसमें ठंडा पानी रख दिए, तो क्या वो ठंडा जाके आग को बुझा देगा? है ना, कि अपनी ठंडी, भैया मैं ठंडा हूं तो तुमको भी ठंडा कर दूंगा। ठंडा नहीं होगा, वो गर्म होगा, क्योंकि ऊष्मा हमेशा कहां से कहां की ओर जाती है? गर्म से ठंड की ओर जाती है, लेकिन ठंड से गर्म की ओर नहीं आती, अपने आप नहीं आएगी, मशीन लगाना पड़ेगा तब फिर आएगी। ठीक है, तो यही दूसरा कथन यही है कि कोई ऐसा प्रक्रम नहीं है जो ठंडे उष्मा भंडार से उष्मा को कहां की ओर ले जा सके? गर्म की ओर ले जा सके। ठीक है, तो ये दो कथन है, आपको ये समझ लेना है दोनों। अब देखते हैं, हमारे पास ये हो गया उत्क्रमणी प्रक्रम और अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर। तो नाम ही है, यहाँ पर उत्क्रमणी प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो पुनः वापस आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, जब किसी निकाय की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति की ओर चलाए जाएं और उसके ऊष्मागतिकी के गुणों में कोई परिवर्तन न हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। मतलब ये है, यदि हम इस दिशा में जा रहे हैं और फिर लौट करके हम इस दिशा में वापस आ जाए तो वही का वही फिर से बन जाए, तो वो क्या कहलाया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाया। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मान लो मैं ये कुछ लिख देता हूँ, ये Cl2 लिख दिया, ये UV किरण है, और यहाँ पर Cl, वो नहीं, इसको नहीं लिख देता हूँ, थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। चलो, हाँ, थोड़ा सा देखते हैं, ओजोन का बताता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो O3 है, ओजोन है, तो ओजोन क्या करता है? यदि यूवी किरण है तो किस में बदलता है? ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन से फिर से किस में बदलता है? ओजोन में। तो ये इस दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, फिर लौट करके दूसरी दिशा में आ रहा है और फिर वही का वही बन जा रहा है। तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणी बनेंगे। ठीक है, कि वो वापस दिशा में भी जाए तो वही का वही हो जाए, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? उत्क्रमणी। और जिसको हम वापस नहीं पा सकते हैं, जो इसमें लिखे हो उसी का हम उल्टा लिख देंगे, परिवर्तन ना हो, तो वो कैसा कहलाएगा? अनुत्क्रमणी कहला जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना है, जैसे सीधा सीधा है, बर्फ का पानी बनना और उसी समय हम ठंडा करते जाएं तो पानी का क्या बनता जाए? बर्फ बन जाए। तो हम एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदले, फिर दूसरी अवस्था को फिर उसी अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ला दिए, तो माने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक गए, फिर अंतिम स्थिति से कहाँ आ गए? प्रारंभिक स्थिति में ही आ जाता है। तो हम इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे कि ये कैसा हो गया? उत्क्रमणी हो गया। जिसमें प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति तक पहुंचती है पर अंतिम के बाद वो प्रारंभिक नहीं होती है, तो वो क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणी कहला गया। ठीक है, अब सीधा सीधा यही है, यदि मैं इसको चमड़ी को खींच दूं तो खींच गया, और छोड़ दूं तो बराबर हो गया। ये कैसा प्रक्रम है? उत्क्रमणी कहला गया। अब ये हड्डी टूट जाए, है ना, तो ये हाथ अलग यहाँ अलग, अब उसको जोड़ के बताओ तो फिर वो अलग, उस तरह का तो जुड़ेगा ही नहीं, वो क्या कहलाया? उत्क्रमणी कहला गया, अनुत्क्रमणी कहला गया। ठीक है, बर्फ का पानी में बदलना और पानी का बर्फ में बदलना एक तरह का क्या है? उत्क्रमणी प्रक्रम है। अब ये लोहे में जंग लगना, अब जंग से लोहा बना लो, अपने आप हो जाए, वो तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से ही है। या फिर आप जो है बड़े हो गए हो, बड़े से छोटे हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं, बुढ़ा जाओगे, है ना, ऐसे हो गया। चक्री प्रक्रम क्या है? तो चक्री प्रक्रम में भी थोड़ा उत्क्रमणी जैसे है, लेकिन इसमें ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक स्थिति में आता है ना। जैसे यहाँ पर, वहां पर पानी का बर्फ में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना था, यहाँ एक प्रोसेस चलती जाए, है ना, कि चलो यार पानी है, वो बर्फ है, पिघला, पानी बना, फिर भाप भी बना, फिर भाप बनने के बाद फिर वो पानी बना, फिर पानी बनने के बाद फिर बर्फ बना। तो एक तरह का जब बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये चक्री प्रक्रम है। और दो ही अवस्थाओं से वापस आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये उत्क्रमणी है। दो अवस्था में आए तो उत्क्रमणी, और बहुत सारी अवस्थाओं से गुजर करके आए तो क्या कहलाता है? चक्री कहलाता है। ठीक है, जैसे अब मैं सांस छोड़ता हूं तो मैं यहां से क्या निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में लगी, हवा के बाद वो पेड़ों में गई, फिर वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण फिर ऑक्सीजन आया, फिर मैं ऑक्सीजन को ले लिया। तो इस तरह की जब बहुत सारी अवस्थाएं गुजरती हुई फिर मेरे पास ऑक्सीजन आ गई, तो वो क्या कहलाया? चक्री कहला गया। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं उत्क्रमणी प्रक्रम की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो इसकी शर्तें क्या क्या हैं? तो देखो, प्रक्रम में अवस्था परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होना चाहिए,
है ना। जब भी जो उत्क्रमणी प्रक्रम होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे होता है ना। जैसे मान लो पानी को बर्फ बना रहे हो और उसी समय बर्फ को क्या बना रहे हो, पानी बना रहे हो, तो बड़ा फास्ट प्रोसेस हो नहीं सकती। वो धीरे धीरे पानी बनेगा और धीरे धीरे ही क्या बनेगा, बर्फ। बड़ा मंद गति से होता है। ठीक है। अब निकाय के ताप और दाब में, परिवेश के ताप और दाब में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि बर्फ का और पानी का ताप मिला करके 0.4 डिग्री सेल्सियस है, मान लो कितना है 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो बाहर का भी ताप 0.4 डिग्री सेल्सियस हो। जैसे एक बर्फ, माने एक बाल्टी में मैं पानी भी रख दिया और उस, है ना, और एक बाल्टी में मैं क्या रख दिया, बर्फ। ठीक। और उनका ताप जैसा है वैसे ताप किसका होना चाहिए, वातावरण का होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, क्या क्या हो गया, ये अवस्था परिवर्तन कैसा होना चाहिए, धीमी गति से होना चाहिए, मंद गति से होना चाहिए। और दूसरा क्या हो गया कि जो निकाय का ताप दाब है और जो परिवेश का ताप दाब है वो लगभग कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये होता है। ठीक है, उत्क्रमणी प्रक्रम। अब आगे देख लेते हैं। और यदि सिंपल सा यार, यदि मैं जल्दी जल्दी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगूं, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन छोड़ने लगे, इस प्रोसेस को इतना फास्ट कर दें कि आदमी फिर मर ही जाएगा, ना ले पाएगा ना दे पाएगा, बस इस तरह का सिस्टम हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ना उत्क्रमणी वाली, वो कैसे चलती हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं। हाँ जी, कार चलाते चलाते उसके टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, क्यों, है ना। तो जब गाड़ियाँ चलती हैं और जब गाड़ियाँ चलती हैं तो घर्षण होता है, घर्षण होगा तो क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा, और दाब बढ़ेगा तो वो टायर फट भी जाता है, इसलिए वायु दाब वहाँ का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर से देखते हैं, P समानुपाती क्या है, T है। मैं बोल रहा हूँ टायरों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण, घर्षण से क्या बढ़ेगा, ताप, और ताप बढ़ने से क्या बढ़ेगा, दाब, और दाब बढ़ने से इसलिए फूट जाता है। मेरे यहाँ तो हमेशा यहाँ से निकलता है तो कई बार जो है बड़ाम से फूटता, लगता है घरे में घुस जाएगा, वो इस तरह से फूटता है उसका ट्रक का टायर। ठीक है, तो सीधा सीधा है, यही है कि कार चलाते चलाते टायरों का वायु दाब बढ़ जाता है। तो टायरों और सड़क के बीच क्या होता है, घर्षण, घर्षण होने से ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से दाब बढ़ जाता है। बस इतना तो लिखा देना, दाबे भरता पूछा, फूटने को नहीं पूछता तो मत फोड़ना तुम लोग। ठीक है, लिख दे कि फूट जाता है तो फिर आगे बोल देना कि अधिक दाब के कारण फूट जाता है फिर। हाँ, अगला है 12वां नंबर, आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो देखो, निकाय के कणों की यादृच्छिक गतियों और उनके अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। अब यादृच्छिक गतियां क्या है, यादृच्छिक का मतलब होता है जो अपने मन का होता हो। जैसे हवा चल रही है, अब मैं उसको बोलूँ यहाँ ना चल, यहाँ चल, वहाँ चल, ऐसे मेरी मर्जी से तो चलेगी नहीं, जहाँ उसका मन पड़ेगा वहाँ जाएगी। जहाँ दाब कम होगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, उसके हिसाब से वो चलेगी। ऐसी गतियों को हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक गति। यदि मेरे हाथ में ये पेन है, ये छोटे छोटे कणों से बन रही है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कण गति कर रहे हैं, बस इतनी नहीं कर रहे हैं कि बाहर निकल जाए, थोड़ा बहुत कंपन करते होंगे, हिलते डुलते होंगे, सब कुछ ऐसे में बोल दिया ना, हमारे सारे कण इसके अंदर क्या कर दिए, कंपन कर दिए। इतना करने पर भी तो ये जो इसके अंदर ऊर्जा हो गई, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी, आंतरिक ऊर्जा। तो जो निकाय के कणों के यादृच्छिक गतियों के कारण उनके अभिविन्यास, जैसे एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण अंदर है, एक कण बाहर है, इनकी स्थितियां अलग अलग हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिविन्यास। उनके कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। तो चलो फिर से समझो यार, निकाय के कणों की कौन कौन सी गतियां हो गई, यादृच्छिक गतियां और लेकिन ये तो आंतरिक ऊर्जा सबके लिए। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल क्या होती है, तापमान पर निर्भर करती है और सिर्फ गतिज ऊर्जा होती है। इसमें जो आंतरिक ऊर्जा है उसकी गतिज ऊर्जा और अंदर की स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर होती है। फिर से देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि गैस की आंतरिक ऊर्जा किसके कारण होती है, कोई ऊर्जा का नाम बताओ, तो किसके कारण, गतिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, और किस पर निर्भर करती है, ताप पर। और मान लो सिर्फ ये पूछ दिया कि किसी ठोस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, द्रव की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अभिविन्यास माने स्थितिज ऊर्जा समझना है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार में प्रशीतन क्यों होता है, पहले इसका अर्थ समझो। प्रशीतन का मतलब ठंडा होना, तो सीधे सीधे जब रुद्धोष्म प्रसार होता है तो ताप घट जाता है, इसलिए ठंडा लगता है।
है ना, उसी शब्द को बड़ा कर देना है। क्या है, रुद्धोष प्रसार में क्या होगा, हाँ प्रशीतन। तो प्रशीतन क्यों हुआ यही हमको बताना है ना। तो प्रशीतन क्यों होता है ना, क्योंकि उसका ताप क्या होता है, घटता है। और ताप क्यों घटता है, आंतरिक ऊर्जा भी लिख दो कि इसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है जिससे ताप घट जाता है, इसलिए हमको प्रशीतन होता है। तो पूछ देता है कि एक टायर तुरंत फटा, है ना, और आप उसके पास गए तो जब टायर से हवा निकलेगी वो आपको ठंड लगेगी कि गर्म लगेगी, प्रशीतन होगा, क्या लगेगी, थोड़ा सा ठंडा लगेगी। ठीक है, ठंडा क्यों लगेगी, क्योंकि जो जल्दी से होता है ना वो रुद्धोष्म होता है। कोई चीज अचानक से टूट फूट जाए तो वो कौन सा प्रक्रम कहलाता है, रुद्धोष्म। और उसकी ऊष्मा, उसकी गर्मी तुरंत बाहर निकलती है, इसलिए जितनी भी गर्मी रहेगी वो कैसी लगेगी, हमको एकदम से ठंडी लगेगी। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि आंतरिक ऊर्जा घटेगी जिससे ताप भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, आ भी गया, साइकिल ट्यूब के फट जाने पर, तुरंत स्पर्श करने पर वो हमको क्या लगती है, शीतल। तो ये साइकिल ट्यूब का फटना कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म। कोई जल्दी हो जाए वो, है ना, घर में कुकर में खाना पका रहे हो, कुकर फूट जाए, कौन सा प्रक्रम, हाँ गुब्बारा फुला रहे हो एकदम से भड़ाम से फूट जाए, जब जल्दी हो फटाफट, वही क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम। समतापी प्रक्रम धीरे होता है। ठीक है, और रुद्धोष्म प्रक्रम जैसे होगा वो हमको कैसा लगेगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी, उसका ताप घटेगा, इसलिए हमको कैसा महसूस होगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा पहले से। ठीक है, ऐसा क्लियर समझ लो। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगला, ये वाले में पहुंच गए, बंदूक की गोली लक्ष्य से टकराने के बाद गर्म क्यों हो जाती है ना। तो जब बंदूक की गोली किसी चीज से, मान लो इसी से टकराई तो उसमें घर्षण हुआ, है ना, उसमें क्या हो गया, घर्षण। तो ये कह सकते हो कि उसका जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान किस में बदल जाएगा, या उसकी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। इसलिए क्या होता है, गर्म हो जाता है। बस मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो मेरा हाथ गर्म क्यों हो रहा है, जो मैं ये हाथ हिला रहा हूं कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किस में बदल गई, ऊष्मा में। तो बंदूक की गोली भी जाती है, किसी में धंस गई तो बेचारी नहीं जा पा रही है, तो वो ऊर्जा किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में। गति खत्म तो दूसरी ऊर्जा में बदलेगी। ठीक है, हाँ जी, एक थर्मस फ्लास्क में जल भरा हुआ है, थर्मस समझ गए, हाँ। थर्मस के जल का कुछ समय तक हिलाना, कारण सहित बताइए कि क्या जल का ताप बढ़ जाएगा। यदि आप उसको ऐसे ऐसे हिलाते हो तो अंदर के अणु टकराएंगे, घर्षण होगा, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, वो गर्म हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि हम पानी भरे हुए हैं, अब इसके अंदर हम ठंडा पानी भरे हुए हैं थर्मस के अंदर, अब इस पानी को मुझे लगता है कि थोड़ा गर्म पी लूँ, तो उस थर्मस को ऐसा ऐसा हिलाते रहो, वो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठंडे पानी को आप गर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हाँ, ठीक, नहीं ढक्कन लगा के करोगे तो क्या गिरेगा थर्मस में, ऐसा सिस्टम रहता है। समतापी प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। तो नाम में ही है, वह प्रक्रम जिसमें ताप क्या होता है, नियत होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समतापी प्रक्रम। अब इसमें बोलते हैं अवस्था समीकरण लिखिए, तो किससे लिखेंगे, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या होता है यार, हाँ, तो ये हो गया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब समतापी प्रक्रम है तो इसका मान 0 हो गया, तो डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा डब्लू। यही लिखा है, चाहे बराबर है तो इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, अब इसमें लिए कौन सा ऊपर निकल गया, समायतनिक वाला, देखो, हाँ ये हुआ समायतनिक प्रक्रम। इसके लिए अवस्था समीकरण लिखिए। तो परिभाषा तो नामय में है, क्या लिखा है, सम आयतनिक। आयतन क्या हो, परिवर्तन ना हो, हाँ नियत हो। ऐसा प्रक्रम जिसमें आयतन क्या होता है, नियत होता है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, समायतनिक। अब सूत्र वही लगाएंगे, तो यहाँ जो सूत्र होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू होता है। अभी मैं बताया डेल्टा डब्लू का मान पी डेल भी होता है। ठीक है, उसको लिख ही दूँ तब फिर थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा। यदि पूरा सूत्र लिखूंगा ये हो जाएगा डेल्टा डब्लू। यदि डेल्टा डब्लू नहीं लिखना है क्योंकि इसमें कार्य की बात नहीं करना है, तो पी डेल्टा भी होता है। तो समायतनिक में भी का मान क्या होगा, शून्य, माने ये वाला भाग शून्य हो जाएगा, तो इतना बचेगा। ठीक है, अब ये समदाबी प्रक्रम में है ना, क्या रहेगा, दाब में परिवर्तन ना हो गया, दाब नियत रहेगा।
जब दाब नियत रहेगा तो यहाँ डेल्टा पी, यही वाला सूत्र फिर से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। अब 25 नंबर का, क्या समतापी प्रक्रम में आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि समतापी प्रक्रम में जब ताप नहीं बदलेगा तो आंतरिक ऊर्जा भी नहीं बदलेगी। उस पर निर्भर करती है ना, आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। क्या दो समतापी वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। यदि काटेंगे तो दोनों के ताप फिर समान हो जाएंगे। देखना, यहाँ पर देखना, समतापी जो वक्र होते हैं वो क्या कहते हैं? वो एक ताप को बताते हैं। ठीक है, अरे यार, ठीक है, समतापी वक्र की बात कर रहा था। मान लो ये इसका ताप है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का ताप है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। यदि ये इसको काट देगा तो इसका भी ताप क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो दो समतापी वक्रों का ताप कैसा होता है? अलग अलग होता है। यदि काटेंगे तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। संभव नहीं है। मान वही चीज है कि जैसे मैं हूं तो मेरा मुंह इधर भी हो, अब बोलेगे सर आपका मुंह पीछे भी है, तो एक ही समय में दोनों तो थोड़ी हो सकता, एक ही बात हो सकती है। तो बस यही है कि यहाँ पर समतापी वक्र एक दूसरे को नहीं काटेंगे। यदि काटेंगे तो दोनों का ताप क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। परम शून्य ताप शून्य ऊर्जा के ताप नहीं होता है, समझाइए। पहले परम शून्य का ताप का मतलब समझते हैं, जहां पर स्थानांतरित गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। माने गैस का अणु भी चलना बंद कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? परम ताप। इस धरती को इतना ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो, ये होता है -273 केल्विन, है ना। वो परम शून्य का माने शून्य केल्विन बोल देता हूँ, -273 तो 0 केल्विन कहलाएगा। ठीक है, यदि 0 केल्विन ताप पर हम पहुंच जाएं तो इस ब्रह्मांड में जो चीज है जैसा है वैसे को वैसे स्थिर हो जाएगी। हम ऐसे खड़े हैं तो ऐसे रह जाएंगे, जो जैसा है वैसे रह जाएगा। हवा जहां है वहीं रुक जाएगी, एवरीथिंग इज कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ परम शून्य ताप पर पदार्थ में अणुओं की स्थानांतरित गति तो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, परंतु आणविक ऊर्जा के अन्य रूप शून्य नहीं होते हैं। अतः परम शून्य ताप को शून्य ऊर्जा ताप नहीं किया जा सकता है। माने ऊर्जा के आधार पर आप इसको नहीं बता सकते हो। अणु स्थिर जरूर हो गया है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा है, चला नहीं पा रहा है। ऊर्जा भरी हुई है पर चल नहीं पा रहा है। ठीक है, हाँ, ऐसा समझना है। ठीक है, तो वो गति करना बंद कर देगा, लेकिन उसकी ऊर्जा अंदर रहेगी, ऊर्जा शून्य नहीं होगी। कुल ये बताना है आप। दोनों चीज समझ में आ गया। परम शून्य ताप पर किसी भी अणु की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, पर ऊर्जा का मान शून्य नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम लिखिए, इससे क्या पता चलता है ये समझना है। तो इसको मैं भाई वाला एक उदाहरण दिया था, तो आपको समझ में आया होगा उस समय कि यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ तापी संतुलन में है, जैसे ए है, ये सी के साथ किस में है? तापी संतुलन में। बी है, ये भी सी के साथ किस में है? तापी संतुलन में। कहने का चाहिए ए का जितना ताप है उतना ताप किसका है? सी का। जैसे मान लो ये 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका भी ताप कितना है? 20 का। अब कहता है कि बी भी इसके साथ तापी संतुलन में है, तो सी का ताप कितना है? 20, तो बी का भी कितना हुआ? 20, तो ये भी किस में आ गए? तापी संतुलन में। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? तापी संतुलन में होंगे, तो है ना। तो यह राजकुमार राजेश का भाई है, ठीक है, और राम कुमार भी राजेश का भाई है, तो राजकुमार और राम कुमार दोनों क्या हैं? भाई भाई हैं। बस ऐसे ही हाल है यहाँ पर। तो यही है कि यदि एक निकाय तीसरे निकाय के साथ तापी संतुलन में, दूसरा निकाय भी तीसरे निकाय के साथ तापी संतुलन में है, तो ये दोनों भी तापी संतुलन में होंगे। यही क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम कहलाता है। हाँ, चलिए अब इसमें देखते हैं यहाँ पर अर्धस्थैतिक प्रक्रम क्या कहलाता है, इसको समझते हैं। तो अर्धस्थैतिक प्रक्रम क्या कहलाता है कि जब कोई निकाय परिवेश के साथ तापी और यांत्रिकी संतुलन में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धस्थैतिक प्रक्रम कहते हैं। जैसे हम लोग हवा में सांस छोड़ते हैं और हवा से सांस लेते हैं, तो हम एक संतुलन में हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रक्रम है एक तरह का, वो कैसा कहलाएगा? अर्धस्थैतिक प्रक्रम कहलाएगा।
ठीक, आप बिल्कुल शांत ऐसे बैठे हो, संतुलन में हो, न ऊपर उड़ रहे हो, न ढुनंग रहे हो, सब आप अपने होश हवास में हो। आप कैसे किस स्थिति में हो? संतुलन में हो। तो जब ताप का संतुलन हो और यांत्रिकी का संतुलन हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ऐसा प्रक्रम क्या कहलाएगा? अर्धस्थैतिक प्रक्रम कहलाता है। तो जब कोई निकाय तापी संतुलन में हो और यांत्रिकी संतुलन में हो, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? अर्धस्थैतिक। तो ये 4 तरह के होते हैं: समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम। परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, इसमें ताप नहीं बदलेगा, इसमें दाब नहीं बदलेगा, इसमें आयतन नहीं बदलेगा, इसमें ऊष्मा नहीं बदलेगी। ठीक है। अब इसका ग्राफ दिखा देना, थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं। अब देखो, ग्राफ यदि बनाने के लिए आ जाए तो ये जो है ये समदाबी प्रक्रम है। ऊपर वाला कौन सा प्रक्रम कहलाया? हाँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कौन सा प्रक्रम हो गया? समदाबी। ये क्या कहलाया? समतापी। ये क्या कहलाया? रुद्धोष्म। ठीक है। और ये क्या हो गया? आयतन। ठीक है। तो मैं पूछूं, समदाबी और रुद्धोष प्रक्रम के ढाल कैसे होते हैं? समदाबी और आयतनिक के ढाल कैसे होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं, भरने के लिए आ जाता है। अभी पूछा था कि समदाबी प्रक्रम का, ये समतापी प्रक्रम का ढाल समदाबी प्रक्रम से खाली स्थान होता है। क्या लिखोगे यार? अब ढाल देखना, फिर से क्वेश्चन पहले समझो। ये जो समतापी प्रक्रम ये नीचे आया, माने समतापी प्रक्रम की ढाल क्या है? अधिक है। रुद्धोष प्रक्रम की ढाल उससे और अधिक है। ठीक है। फिर ये पूछा कि समदाबी प्रक्रम जो होता है वो अक्ष के क्या होता है? अक्ष के क्या है? ये लाइन है, ये लाइन है, अक्ष के कैसा हो गया? समांतर हो गया। फिर यहाँ पूछ दिया कि ये समायतनिक प्रक्रम क्या होता है? अक्ष के कैसा होता है? लंबवत होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है इससे। तो चलो फिर से बात करता हूँ। अब आप लोग बताना, समदाबी प्रक्रम और समतापी प्रक्रम में किसकी ढाल कम होगी? हाँ, समदाबी की ढाल क्या होगी? कम। अधिक पूछता तो क्या हो जाता? समतापी। फिर पूछ दिया समतापी प्रक्रम और रुद्धोष प्रक्रम में किसकी ढाल अधिक होगी? रुद्धोष की अधिक होगी। सब चित्र से देख के बन रहा है ना। फिर यहाँ पर पूछ दिया कि समदाबी प्रक्रम में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? अक्ष के समांतर। समायतनिक प्रक्रम में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? अक्ष के लंबवत होता है। समदाबी प्रक्रम और समायतनिक प्रक्रम एक दूसरे के लंबवत होते हैं ग्राफ। ठीक है। इस तरह से ये इसका मतलब है ग्राफ का। अब यहां पर समदाबी प्रक्रम का अर्थ समझाते हुए इसका सूचक आरेख खींचना है ना। सूचक आरेख का मतलब होता है आयतन और दाब के बीच का ग्राफ। सूचक आरेख मतलब क्या हो गया? गैस के आयतन और गैस के दाब के बीच का ग्राफ। अभी जो हम ग्राफ बनाए थे ना, समदाबी समायतनिक, तो एक साइड P लिखा था और एक साइड क्या लिखा था? V लिखा था। वो भी क्या कहलाया? सूचक आरेख। ठीक। तो समदाबी प्रक्रम क्या कहलाएगा? जिसमें दाब क्या होगा? नियत रहेगा। ऐसा प्रक्रम जिसमें दाब में परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो, ये दाब हो गया, ये नीचे क्या हो गया? आयतन हो गया। ठीक है। तो ये जो बना है ये कैसा प्रक्रम है? समदाबिक ही है। एक बार ये संपीड़न के लिए है और एक बार क्या है? प्रसार के लिए। जब गैस सिकुड़ती है तो संपीड़न बोलते हैं और गैस फैलती है तो हम क्या बोलते हैं? प्रसार। प्रसार में देखो तीर उधर लगा है आगे की ओर, और ये संपीड़न में तीर कहाँ लगा है? पीछे की ओर, ऐसे। ठीक है। तो अभी हम पढ़े थे कि जो दाब वाला ग्राफ था ना ऊपर, वो कैसा गया था? समांतर गया था ना। तो ये समांतर ही हम कर दिए। आपको ये केवल P लिखना है, V लिखना है, समांतर लाइन खींच देना है। एक ठो भी बना दोगे तब भी चलेगा, तीर लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब मान लो आपसे पूछ देता कि समायतनिक प्रक्रम का अर्थ समझाते हुए इसका सूचक आरेख बनाइए, तो क्या करते भाई? चलो मैं मान लो वही अब क्वेश्चन इसी में क्रॉस कर देता हूँ। तो आपके पास ये था भी ग्राफ पढ़े हो ना। यहाँ क्या था? मान लो P, यहाँ क्या था? V। आयतन वाला कहाँ गया था? नीचे। ये किसका आरेख बन गया? समायतनिक का बन गया। ठीक है। यदि मैं इधर लाइन खींच दूं, ये किसका बन गया? समदाबी का खींच दिया। पूछा कि यार अब एक काम करो, समतापी का बनाओ, बस ऐसे लुढ़का देना। फिर बोला साथ में उसका रुद्धोष्म का भी बनाओ, थोड़ा नीचे आओ, लुढ़का देना। ये सब P भी उसके सूचक आरेख कहला जाते हैं। ठीक है। चारों प्रक्रम के। हाँ,
इसमें इसकी व्याख्या भी करना है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये जानते हैं डेल्टा पी का मान क्या रहेगा, 0। तो ये सीधे लिख सकते हैं समदाबी प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू। मतलब किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे लिख देना। अगला देख लो, तो यही दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए 400 जूल का कार्य किया जाता है। यदि यह परिवर्तन रुद्धोष्म दशा में किया गया हो तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये जो दिया है, ये क्या दिया है, कार्य। सूत्र लगाएंगे तो यहां पर देख ले, दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए, लिखा ना, घटाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है, 400 जूल। तो डी डेल्टा डब्ल्यू का मान कितना हो गया, -400 जूल। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू का मान कितना होता है, 0। जो हमारा सूत्र होता है, जो प्रथम नियम है, उसके हिसाब से इसमें मान रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। थोड़ा सा इसको हल करके देखेंगे, हवा में बात हो गई तो आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है। सबसे पहले डी डब्ल्यू का मान कितना दे दिया है, 400 जूल। और मैं बोला था जब भी इसको मान रखना है तो चिन्हों को ध्यान रखना है। -400 जूल हो गया। सूत्र क्या होता है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस क्या हो गया, डी डब्ल्यू। कौन सा प्रक्रम है यार, ये रुद्धोष्म। इसका मान क्या हो जाएगा, 0। हमको निकालना क्या है, हाँ, आंतरिक ऊर्जा। तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, -डी डब्ल्यू। ये माइनस लगाए, डी डब्ल्यू का मान माइनस कितना है, 400। कितना हो जाएगा, 400 जूल। इस तरह से निकल आए। ठीक है, फिर ये पूछता गैस ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की। कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा तो बदलेगी नहीं, न लेगा न देगा, माने कैसी ऊष्मा हो गई, 0 हो गई। इस तरह से। हाँ, इसको भी देख लो, ऐसे सवाल आ जाते हैं इससे। हाँ, यदि किसी निकाय में 400 जूल की ऊष्मा दे रहे हैं, है ना, तो कार्य कितना हो रहा है, 40 जूल दे रहे हैं तो 8 जूल का कार्य हो रहा है। आंतरिक ऊर्जा निकालना है, बड़ा सिंपल सा है। डेल्टा क्यू का मान कितना दे दिया, 40 जूल। डेल्टा डब्ल्यू कार्य का मान भी दिया 8 जूल। निकालना है आंतरिक ऊर्जा। ये सूत्र होता है, इस सूत्र में हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर दिए, किसका, डेल्टा डब्ल्यू का। डेल्टा यू ना निकालना है।